वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम विटलसी के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से 8 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम 9वां और 10वां कृषि प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें से 9वां है व्यापारिक अनोत्पादक कृषि प्रदेश, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन। यह कृषि प्रदेश कम वर्षा और अर्ध शुष्क वातावरण वाले प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ पर घास के विस्तृत मैदान हैं। इस कृषि प्रदेश का विकास वर्तमान सभ्य समाज की देन है। इसका विस्तार है वो प्रेरी मैदान, रूस और यूक्रेन के स्टेपीज और अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में मिलता है। ये इनको एक विशेष नाम दिए गए हैं प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार का जो कृषि प्रदेश है उसको। इस कृषि का आधार मशीन है। यहाँ पर मशीनीकरण बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है और मनुष्य की जो मैनुअल श्रम होता है मनुष्य का मानव के हाथों से वो बहुत कम होता है। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हल, डिस्क, हैरो, ड्रिल, इनका प्रयोग होता है। अब ये जो व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि प्रदेश है वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं वो देखते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रहती है। पछुआ हवाओं से इन भागों में बहुत अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो सर्दी की ऋतु होती है वो लंबी होती है और तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है और वर्षा के स्थान पर यहाँ पर हिमपात होता है। गर्मियों में औसत तापमान है वो 15 डिग्री से 31 डिग्री तक पहुँच जाता है। अर्ध शुष्क वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है और ये जो जलवायु है यहाँ की वो उष्ण शीतोष्ण जलवायु मिलती है यहाँ पर। और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की निकटता के कारण जो समभौगोलिक परिस्थितियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर ना अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी होती है। फिर ये जो प्रदेश हैं व्यापारिक अनोत्पादक कृषि प्रदेश, इनका वितरण हम देखते हैं कि इनका वितरण विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। ये कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, डकोटा, कंसास, ये सारे प्रांत और इनके अलावा वाशिंगटन, ओरेगन और जैसे यूरेशिया में देखें तो यूक्रेन और साइबेरिया के मध्य का जो चरनोजम मिट्टी वाला मैदान है, स्टेपीज का मैदान वो, और मध्य एशिया के अर्ध शुष्क भाग, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है वो, ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों की घाटी, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो कैंटरबरी शीतोष्ण घास प्रदेश है वहाँ पर ये कृषि प्रदेश फैला हुआ है। अब इस कृषि की कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि यहाँ पर फसलोत्पादन मुख्य रूप से होता है। यहाँ पर पशुपालन गौण रूप में पाया जाता है और कृषि है उसमें मुख्यतः एक फसली कृषि होती है। गेहूं के अतिरिक्त यहाँ पर जौ, जई, राई इनको भी उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार की जो विस्तृत कृषि है उसमें फसल चक्र नहीं अपनाया जाता है। जमीन की जमीन जो उसको प्राकृतिक उर्वरक मिलते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति है उसका वो ही मुख्य आधार है कृषि का यहाँ की। और प्रेरी प्रदेश है वहाँ पर कृषि फार्मों का विस्तार बड़ा है, मतलब 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर तक के वहाँ पर कृषि फार्म पाए जाते हैं। इस प्रदेश में कृषि का यंत्रीकरण या मशीनीकरण उच्च स्तर का हो गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फसलें बोने से लेकर काटने तक का जो पूरा कार्य है कृषि से संबंधित वो मशीनों से ही किया जाता है। यहाँ पर जो कृषि है वो हम देख चुके हैं कि बड़े बड़े फार्मों पर होती है, बड़े बड़े खेतों पर होते हैं और वो जो कृषि की जाती है उसका उद्देश्य है वो व्यापार होता है। उसको घर में अपने जो खुद के काम में नहीं लिया जाता, उत्पादन को व्यापार के लिए उत्पादन किया जाता है। और कृषि क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घर बहुत बिखरे हुए ही होते हैं, दूर दूर होते हैं। जो यहाँ पर
उत्पादन प्रति हेक्टेयर है या उत्पादकता है वो इस कृषि की कुछ कम ही होती है, बहुत अधिक नहीं होती है। इन कृषि प्रदेशों में जो तापमान है वो सामान्य और वर्षा सामान्य रहती है। यहाँ केवल मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर केवल गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सबसे मुख्य फसल यहाँ की गेहूं का है, क्योंकि ये जो जलवायु है इन प्रदेशों की वो गेहूं की फसल के बहुत अनुकूल होती है। यहाँ पर जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर मशीनों की सहायता से गेहूं की खेती की जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व यद्यपि कम है, फिर भी यहाँ पर कृषि उत्पादन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो वो 2 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग मील तक ही पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व चूँकि कम है, इसलिए यहाँ पर जो अन्न का उत्पादन होता है वो उसके अधिकांश भाग को दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है और मशीनीकरण और वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है। इस वजह से यहाँ पर पूंजी विनियोग बहुत अधिक होता है। यहाँ मशीनी कृषि है। इसका विकास तकनीकी सुविधाओं और पूंजी की प्राप्ति और कम जनसंख्या घनत्व के कारण ये वाली कृषि है वो इन प्रदेशों में सफल हो पाई है। अगला अपना जो कृषि प्रदेश है वो व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि, कमर्शियल क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग रीजन। ये कृषि प्रदेश एक मिश्रित कृषि प्रदेश है, जिसे मिश्रित कृषि प्रदेश भी हम कह सकते हैं। इसमें कृषि मतलब फसल उत्पादन और उसके साथ साथ पशुपालन, ये दोनों किए जाते हैं और व्यापारिक और स्थानीय उपयोग की दृष्टि से किए जाते हैं। इस कृषि प्रदेश का विश्व में मुख्यतः 2 क्षेत्रों, शीतोष्ण कटिबंधीय यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर इनका विस्तार है। इनके अलावा मेक्सिको के जो मध्य और दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी ब्राज़ील, वहाँ पर भी पशु और फसल हैं वो एक साथ एक ही फार्म पर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाले जाते हैं या उत्पादन लिया जाता है। एक ही समय में फसल और पशुओं का साहचर्य वो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से फार्म की अवस्थिति, मृदा उर्वरता, भूमि की वहन क्षमता, बाजार में उस उत्पादन की मांग और कृषि की पद्धतियाँ, सरकारी नीतियाँ, ये सब ऐसे कारक हैं जो कि वहाँ पर फसल और पशु साहचर्य को प्रभावित करती हैं। इस कृषि प्रदेश की भौगोलिक स्थितियाँ हम देखें तो यहाँ की जो जलवायु है उसको हम शीतोष्ण कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं। यहाँ पर चक्रवातों से पूरे साल वर्षा होती है, क्योंकि ये कृषि प्रदेश है वो पछुआ हवाओं की पेटी में पड़ता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ का वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पर चूँकि भौगोलिक परिस्थितियाँ वो थोड़ी भिन्नता लिए हुए होती हैं, इसके फलस्वरूप यहाँ पर अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब इस प्रदेश का विस्तार देखें तो इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, टेनेसी, नेब्रास्का, आयोवा और पश्चिमी यूरोप, रूस, मेक्सिको, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पर व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश है उसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख फसल और प्रमुख पशु देखें, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही प्रधानता प्राप्त है, इसलिए दोनों के मुख्य नाम देखते हैं हम। अब चूँकि अलग अलग देशों में समान फसलें और समान पशु तो नहीं पाले जाते, अलग अलग पशु और अलग अलग फसलें पैदा होती हैं, परंतु सामान्य रूप से हम देखें तो यहाँ पर जौ, राई, गेहूँ, ओट्स, आलू, चुकंदर, फलियाँ, मटर, तिलहन और अन्य अनाज, ये फसलें पैदा की जाती हैं। वो पशुओं में देखें तो हम सूअर है, गोश्त वाले वो जो चौपाए हैं, भेड़ हैं, मुर्गियाँ हैं, ये सब पाले जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है, लेकिन कुछ मात्रा में स्थानीय उपभोग की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति ये उत्पाद करते हैं।
अब इस कृषि की विशेषताएं देखते हैं हम। यहाँ पर जो कृषि की जाती है उस कृषि की विशेषताएं कि इन कृषि प्रदेशों में कृषि और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं बड़े बड़े फार्मों पर, ये हम पहले देख चुके हैं, इसीलिए इन्हें मिश्रित कृषि प्रदेश की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उन फार्मों पर ही मकान बना लिए जाते हैं, मशीनें रखने के लिए मशीन घर बना लिए जाते हैं, पशुशाला, ये सब उन फार्मों पर ही बना लिए जाते हैं। और इसमें पूंजी का विनियोग अधिक होता है, चूँकि मशीनों और खाद का उपयोग होता है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए पूंजी का निवेश अधिक करना पड़ता है। इस कृषि में विशेषीकरण को भी बढ़ावा मिला है। ये जो कृषि प्रदेश है वहाँ पर गेहूं की कृषि है उसका केंद्रीकरण तो घाटियों और मैदानों में मिलता है, जिसमें से पूर्वी इंग्लैंड, फ्रांस की नदियों के मैदान, दक्षिणी बेल्जियम, जर्मनी, डेन्यूब, इनकी घाटी प्रमुख है जहाँ पर गेहूं की कृषि का केंद्रीकरण पाया जाता है। यहाँ पर फसल और पशु उत्पादों की प्राप्ति की जो विधियों की उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, उनका वैज्ञानिकीकरण हो रहा है और मशीनीकरण का स्तर उच्च से उच्चतर होता जा रहा है। तो ये जो कृषि प्रदेश था, इस प्रदेश में जलवायु ऐसी है कि जहाँ पर फसलों का उत्पादन और पशुपालन दोनों हैं वो एक साथ किए जाते हैं। ये तापमान सामान्य और वर्षा भी सामान्य होती है और ये इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर धरातल है वो अधिकतर समतल और उपजाऊ पाए जाते हैं। तो इस वजह से उपजाऊ धरातल, उपजाऊ और समतल जो भूमि है उसके कारण यहाँ पर आसानी से विभिन्न फसलों को पैदा किया जा सकता है। खेत को कई भागों में बांट दिया जाता है, ज़्यादातर 4 या 3 भाग में बांट दिया जाता है और फिर चक्रीय रूप की कृषि व्यवस्था अपनाई जाती है और उससे फसलोत्पादन किया जाता है, जिसमें से एक भाग में चारागाह बना लेते हैं, दूसरे में गेहूँ, तीसरे में मक्का, चौथे को खाली छोड़ देते हैं, या फिर कोई अधिक भाग बनाए तो किसी और भाग में कोई और फसल पैदा कर ली जाती है। तो इस प्रकार चक्रीय प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बनी रहती है और इस वजह से यहाँ पर उत्पादकता अच्छी मिलती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सामान्य पाया जाता है, ना बहुत अधिक कम है, ना बहुत कम है और ना बहुत अधिक है। फिर यहाँ पर जो कम या अधिक होने पर इसका मिश्रित रूप ही बदल जाएगा। ये अगर जनसंख्या घनत्व कम होगा और अधिक होगा तो इसका रूप चेंज हो सकता है। इसके अतिरिक्त उत्पादित माल है उसकी मांग भी बड़े बड़े शहरों में होती है। मनुष्य की जो खाद्य प्रवृत्ति है उसका प्रभाव भी यहाँ की फसलों पर पड़ रहा है। क्योंकि मांस खाने पर किसी प्रकार का इन देशों में प्रतिबंध नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर पशुपालन, मांस वाले पशुओं को पाला जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ निवास करने वाले लोग हैं उनके पास पूंजी का भी अभाव नहीं है, क्योंकि ये इनमें वो वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर औद्योगिकरण का स्तर उच्च है, जो पे पहले औद्योगिकरण हो चुका था, तो इस कारण ये पूंजी का अभाव भी यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो कई सारे मानवीय और जो प्राकृतिक कारक हैं इनकी अनुकूलता के कारण ये इन प्रदेशों में मिश्रित कृषि पाई जाती है। तो ये थे अपने विटलसी के 2 कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि और व्यापारिक अनौत्पादक कृषि प्रदेश।